चलें, ये भी एक सोर्टेड एंड एडजस्टमेंट का सवाल है, इसको जरा हम देखते हैं। इस सवाल में ये आपके सामने सबसे पहले डेटा गिवन है। ठीक है, डेटा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें डेटा एक बार देख लें। डेटा में हम ये देखते हैं कोई इस तरह का कोई अननोन आइटम नहीं हो, कोई अनफेमिलियर आइटम नहीं हो। तो कैपिटल है, ड्राइंग है, और नॉन करंट एसेट के हवाले से दो चीज़ें आती हैं। एक को हम कहते हैं कॉस्ट, तो सबसे पहले उसने कॉस्ट बताई हुई है। और एक को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर वेजेस एंड सैलरीज हैं, फिर कंप्यूटर रिपेयर है, फिर कमीशन रिसीवेबल है। कमीशन रिसीवेबल क्या होगा बेटा? इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? जी, आप चैट के अंदर भी आंसर दे सकते हैं। कमीशन रिसीवेबल क्या होगा, इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? इनकम होगा। किसी भी इस तरह की चीज के आगे, रेंट के आगे, कमीशन के आगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर या इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हो, उसमें अगर रिसीवेबल का वर्ड लग जाए तो आपने इसको ट्रीट क्या करना है? इनकम करना है। आगे चलें। आगे ट्रेड पेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है, रेवेन्यू है, परचेजेस है, रिटर्न आउटवर्ड है, इन्वेंट्री है, रेंट एंड रेट्स है, मार्केटिंग एक्सपेंस है। बैंक लोन दो है बेटा इसमें, ये नया सीन है। बैंक लोन दो हैं। एक है रीपेबल इन जून 2019, एक है मई 2023। फिर बैंक लोन इंटरेस्ट पेड है, फिर हीट एंड लाइट है, फिर जनरल एक्सपेंस है, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक, अब ये सारी चीजें हैं। तो इसको कैसे करेंगे? हम आगे चलते हैं। आगे एडिशनल इन्फो में कह रहा है कि एडिशनल इन्फो 31 मार्च 2019। एडिशनल इन्फो में कह रहा है कि भाई हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो कितनी थी? 26,400। बताएं क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्या सीन है? क्या करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री का? कहाँ लिखते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में? कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद वो कह रहा है कि लियो हैड टेकन गुड्स वैल्यूड 3,200, नो एंट्रीज हैज बीन मेड इन द बुक्स। इसके बारे में क्या कहते हैं? अगर हम आईएएस बना रहे हैं, ऑनर ने कोई गुड्स विड्रॉ किए हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बल्कि पूरा बताएं मुझे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आईएएस में इसको कहाँ लिखते हैं, और उसके अलावा इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? जी गाइस। ठीक है। जी बेटा, आप सही फरमा रही हैं। जब भी ऑनर कोई गुड विड्रॉ करता है, तो उस गुड का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि हम परचेजेस को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। ये परचेज से बेसिकली माइनस होता है। इसकी एंट्री ये होती है, हम ड्राइंग को क्या करते हैं? डेबिट। और परचेज को क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है। तो ऑनर अगर कोई गुड विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग बढ़ जाएंगी एंड परचेजेस डिक्रीज हो जाएंगी। आगे चलें। अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 8,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर रिपेयर अकाउंट। इसका क्या सीन है? हमने कंप्यूटर कॉस्टिंग 8,000 को जाके कंप्यूटर के रिपेयर अकाउंट में जाके लिख दिया है। जी बेटा। दीपिका बेटा, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे पास। अच्छा, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। हम इसका इम्पैक्ट ये करेंगे कि जो भी हमारे पास ऊपर कंप्यूटर का कॉस्ट का अकाउंट आएगा, आप सवाल में अगर चले जाएं तो आपके पास कंप्यूटर कॉस्ट अकाउंट ये रहा, जो कंप्यूटर इक्विपमेंट के नाम से ये रहा। ठीक है। आप इसमें जाके क्या करेंगे? 8,000 जाके प्लस करेंगे। 8,000 जाके क्या करेंगे? सॉरी, इसमें जाके 8,000 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है। और आपके पास कंप्यूटर रिपेयर के नाम से अकाउंट आ रहा होगा। कंप्यूटर रिपेयर के नाम से अकाउंट ये रहा। इसमें जाके क्या करेंगे आप? 8,000 जाके माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमने रिपेयर को गलती से, सॉरी, हमने कंप्यूटर खरीदा था 8,000 रुपए का। तो कंप्यूटर को डेबिट करने के बजाय हमने जाके क्या कर दिया था? रिपेयर को जाके डेबिट कर दिया था। रिपेयर को जाके बढ़ा दिया था। तो थर्ड ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हम जाके कंप्यूटर को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और रिपेयर के अकाउंट को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे बाय 8,000। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है
कंप्यूटर रिपेयर ऑफ 2100 पेड बाय चेक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जी बेटा, इसका क्या करेंगे? हमने कंप्यूटर रिपेयर 2100 का खर्चा पे किया था बाय चेक, लेकिन हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया इसको। तो 2100 कंप्यूटर रिपेयर के थे, 2100 कंप्यूटर रिपेयर के थे, ये हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो मैं आपके सामने डाटा रख देता हूँ, मुझे बताएं क्या करेंगे। मैं आपके सामने दोनों बैलेंस हाईलाइट कर देता हूँ। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसका बैलेंस है 6750। जी। हमने रिकॉर्ड नहीं किया सर, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब हम कंप्यूटर रिपेयर को रिकॉर्ड करेंगे, रिपेयर के खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे, तो 2100 क्या हो जाएगा हमारे पास? बढ़ जाएगा। 2100 क्या हो जाएगा हमारे पास? बढ़ जाएगा। किस में बढ़ जाएगा? रिपेयर के अंदर। दूसरा इम्पैक्ट बताएं। चेक के जरिए पे किया था हमने, 2100 जो है ये हमने चेक के जरिए पे किया था। जी बेटा, बैंक को डिक्रीज करेंगे। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा मसला याद कीजिएगा, एक छोटी सी बात याद कीजिएगा। बैंक लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट, तो इसके अंदर बेहतर ये होता है कि उसको हम यहाँ लिख दें माइनस। यहाँ वैसे भी माइनस साइन लगा दें, 6750 के आगे क्या कर दें? माइनस की साइन लगा दें। तो ये जो 2100 है, ये एक पेमेंट है। पेमेंट क्या होती है? बैंक से माइनस होती है। तो 2100 आप माइनस कर देंगे इसमें से। अब मसला पता है क्या? अगर मैं माइनस की साइन नहीं लगाता, फॉर सपोज मैं ये साइन नहीं लगाता, तो बच्चे क्या करते हैं? ये वैसे ही ओवरड्राफ्ट है, आप ऑलरेडी इतने पैसे निकाल चुके हैं, तो ये 2100 आपने और निकाल लिए, तो ओवरड्राफ्ट क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। बच्चे क्या करते हैं? 6750 में से माइनस कर देते हैं 2100। ये गलत हो जाएगा। तो या तो आप उसको माइनस में लिखें और चीज माइनस कर दें, या बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। और ये 2100 भी बैंक में क्या होना है? क्रेडिट होना है। तो या तो इसमें ऐड कर दें, या अगर आपने माइनस करने हैं तो इधर माइनस की साइन लगाएं। अगर ये बैंक का पॉजिटिव बैलेंस होता, खाली बैंक लिखा होता, फिर तो आप माइनस करते। लेकिन ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो हमें इसके आगे कोई ना कोई साइन लगानी पड़ेगी, ताकि हम आगे हमारा काम क्या हो? आसान हो। तो जब भी सवाल में बैंक क्रेडिट बैलेंस दिया हो या बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो, तो बेहतर है कि उसके आगे माइनस लगा लें, ताकि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में आसानी हो। यहाँ तक बातें क्लियर है? जी। अच्छा जी, ये दो हो गए। अब आ जाए इसके ऊपर। रेंट ऑफ 2000 was owing and rate of 450 was prepaid। 2000 का रेंट ओविंग था और 450 का रेट्स प्रीपेड थे हमारे। क्या करेंगे? ओविंग, ओविंग मीन्स ये एक्सपेंस में शामिल नहीं है, इसको ऐड करेंगे, शाबाश बेटा। और प्रीपेड का क्या करेंगे? ठीक है, शाबाश बेटा। तब ऊपर हम रेंट में चले जाते हैं। ऊपर सवाल में रेंट आ रहा होगा। रेंट कहाँ पर आ गया? रेंट कहाँ पर आ गया? ये रहा। इसने दोनों को एक साथ दिया है, एक साथ लिख के दिया है। तो 2000 रुपये का जो अमाउंट है वो हमारा ओविंग था, वो उसमें ऐड कर देंगे। और 450 हमारा प्रीपेड था, तो उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अच्छा, इसका दूसरा इम्पैक्ट भी होता है। इसका दूसरा इम्पैक्ट भी होता है। ये चीज, जो चीज ओविंग होती है वो फिर हम करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। जो चीज हमारा प्रीपेड होता है फिर उसको हम करंट एसेट में दिखाते हैं। वो एसओएफपी के अंदर मैं आपको बता दूंगा, वो आसान है। पहले आईएएस अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। सर ये भी हो गया। अब आगे एक और ट्रांजेक्शन है, इसको जरा देखते हैं। कह रहा है मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ऊपर सवाल में मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। इंक्लूडेड अ पेमेंट ऑफ 700 फॉर अ 6 month campaign एंडिंग 30 जून 2019। इसके लिए आपको सवाल का देखना होगा, सवाल का ईयर कमेंट हो रहा है, हम ये टाइम भी नोट कर लेते हैं, 30 जून 2019। ठीक है, 6 मंथ भी नोट कर लेते हैं, और अमाउंट भी नोट कर लेते हैं। और साथ में देख लेते हैं कि हमारा सवाल कब एंड हो रहा है। हमारा सवाल एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। ठीक है, तो ये डेट मैं आपको नीचे लिख के दे देता हूँ, ताकि आपको आसानी हो कि हमारा जो ईयर एंड है वो है 31 मार्च 2019। ये हमारा ईयर एंड है। जी बेटा, क्या करेंगे इसका? तैमूर बेटा, आप भी कुछ पार्टिसिपेट करें।
जी। रोमान, दीपिका, तैमूर, आप भी पार्टिसिपेट करें। कि मार्केटिंग एक्सपेंस सवाल में ऊपर हमें दिया हुआ है और उसमें इंक्लूडेड है ये अमाउंट, तो जाहिर बात है हमें माइनस ही करना होगा। जब एक चीज इंक्लूडेड है तो हमें माइनस करनी होगी, लेकिन इसमें एक इशू है, कितना अमाउंट माइनस करना है ये हमें डिसाइड करना है। जी, माइनस तो करना है, कितना अमाउंट करना है ये डिसाइड करना है। शाबाश बेटा। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक फॉर्मूला बताया था अगर आपको याद हो, कि पेमेंट मल्टीप्लाई बाय मंथ्स डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स। ठीक है, कभी कभार मैं 12 लिख देता था, वो साल के बारे में होता था। तो पेमेंट कितनी है इस सवाल के अंदर? 700 है। पेमेंट कितनी है? 700 है। मल्टीप्लाई बाय मंथ्स, मंथ से मुराद क्या है? रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट। देखिए ये 6 महीने की पेमेंट है, और ये 30 जून तक फायदा देगी आपको। और आपका साल कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2019 तक एंड हो रहा है। इसका मतलब हर वो पेमेंट जो हमने पहले की हो और उसका फायदा बाद में मिलना हो, तो हमारे लिए क्या होगा? प्रीपेड होगा। तो कितने महीने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, कितने महीने इस 31 मार्च के बाद फॉल करते हैं? तो 31 मार्च के बाद आएगा अप्रैल, मई और जून, 3 महीने एक्स्ट्रा आएंगे। वो 3 महीने हम यहाँ लिख देते हैं। डिवाइडेड बाय, ये कितने महीने की पेमेंट है? बेटा ये 6 महीने की पेमेंट है। टोटल मंथ्स कितने हैं? 6 हैं, तो हम 6 को डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 350। तो ये 350 क्या है बेसिकली? ये 350 प्रीपेड अमाउंट है। कभी कभार प्रीपेड सवाल में गिवन होता है, और कभी कभार प्रीपेड कैलकुलेट करना पड़ता है। इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? हम मार्केटिंग एक्सपेंस में से जाके 350 माइनस कर देंगे। मार्केटिंग एक्सपेंस सवाल में ये रहे आपके सामने। ठीक है, हम जाके क्या कर देंगे, इसमें से 350 माइनस कर देंगे एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है द 5% बैंक लोन वॉज टेकन आउट इन 2016। द 4% बैंक लोन वॉज टेकन आउट इन 1 अगस्त 2018। चले, हमारा ये जो साल अभी चल रहा है ना, ये 2019 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 2019। तो ये लोन तो मैं 2016 में लिया था, मतलब पहले के लिया हुआ है। इस पे इंटरेस्ट पूरे साल का आएगा। इस पे इंटरेस्ट पूरे साल का आएगा। लेकिन ये वाला जो लोन है, जो 4% वाला है, ऊपर देख लेंगे वो कौन सा वाला है। वो हमने 1 अगस्त 2018 को लिया था। तो आप देख रहे हैं हमारा साल अगर मार्च 2019 में एंड हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा साल स्टार्ट कब से होता होगा? मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल आता है। तो हमारा साल स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ होगा, और फिर ये एंड हुआ होगा 31 मार्च 2019 में जाके एंड हुआ होगा। अब ये हमारी पूरी टाइम लाइन है। ये हमारी पूरी टाइम लाइन है। 1 अप्रैल 2018 एंड देन 31 मार्च 2019। इस दौरान अगर हमने कोई लोन लिया होगा, इस दौरान हमने अगर कोई लोन लिया होगा, तो उस पर जो इंटरेस्ट है फिर उतने ही महीने का आएगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। अगर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट कितना अक्रूड है, क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया कि हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है, तो अमूमन हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं, लोन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। फिर मैंने ये बताया था कि अगर लोन हमने साल के बीच में लिया है, तो ये 5% वाला तो पुराना है, इसके लिए तो लोन मल्टीप्लाई परसेंटेज कर देंगे इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। लेकिन ये 4% वाला लोन आपने कब लिया है? 1 अगस्त 2018, मतलब इसी टाइमलाइन के अंदर किया हुआ है। तो आप गिन लें, अगस्त से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? अगस्त हो गया, देन उसके बाद सितंबर हो गया, देन अक्टूबर हो गया, देन नवंबर हो गया, देन दिसंबर हो गया। 5 महीने हो गए। तो अगस्त से लेके दिसंबर 5 महीने होते हैं, और जनवरी से लेके आपके मार्च तक 3 महीने होते हैं। तो ये जो लोन है हमारे पास, ये कितने महीने तक हमारे पास ड्यू था? ये जो लोन है हमारे पास, अल्लाह भला करे, सॉरी, ये जो आपका लोन है, ये अराउंड 8 मंथ तक ड्यू था आपके पास। कितने महीने तक? 8 मंथ तक आपके पास ड्यू था। तो इस पे जो इंटरेस्ट होगा वो 8 महीने का आएगा। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? जो ये वाली बात मैंने बताई, ये जो 4% बैंक लोन है, ये हमने साल के बीच में लिया है। ये हमने लिया 1 अगस्त 2018 को लिया है। हमारा जो साल है वो 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होता है, उसके बाद लिया है हमने ये लोन। तो इस पे जो इंटरेस्ट होगा वो उतने महीने का आएगा जितने महीने तक ये लोन हमारे पास था ईयर एंड तक। तो ईयर एंड तक 31 मार्च 2019 तक जो महीने बनते हैं, जनवरी से मार्च 3 महीने बनते हैं, और अगस्त से लेके दिसंबर तक 5 महीने बनते हैं। यानी ये 8 मंथ्स हो जाएंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है, ताकि मैं आगे प्रोसेस करूँ? जी बेटा।
ये वाली बात समझ में आ रही, ताकि मैं इसको आगे प्रोसेस करूं या दोबारा ये बात समझाऊं? अच्छा जी, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। देखें, लोन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं। लोन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, हम लोन को मल्टीप्लाई करते थे परसेंटेज से, एंड देन मैं कहता था अगर लोन साल के बीच में लिया है तो जितने महीने ईयर एंड तक हुए हैं डिवाइडेड बाय 12 कर लो। ये तरीका हम यूज करते थे। इसमें ये वाली चीज जो है ना, मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, ये हम तब करते थे अगर लोन साल के बीच में लिया हो। तो ये जो लोन है हमारे पास 5% वाला, ये तो हमने 2016 में लिया था, इसको तो हम लोन मल्टीप्लाई परसेंटेज कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास 4% बैंक लोन है, ये हमने 1 अगस्त 2018 को लिया है। हमारा साल 1 अप्रैल 2018 से शुरू होता है और 31 मार्च 2019 तक एंड होता है। तो ये 1 अप्रैल 2018 के बाद लोन लिया है। तो आप देख लें, अगस्त से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं। अगस्त से लेकर दिसंबर तक 5 महीने बनते हैं, यानी अगस्त आएगा, फिर सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा, 5 महीने बन जाते हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने और ऐड कर लेंगे तो ये 8 महीने हो जाते हैं। तो इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, जरा सवाल में आते हैं। जरा सवाल में आते हैं, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ लोन के बारे में। ये हमारे पास 5% बैंक लोन है, ठीक है। ये हमारे पास 4% बैंक लोन है, और ये हमने उसके ऊपर क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया है। उसको भी मैं आपको हाईलाइट करके दे देता हूँ। जो हमने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया था, वो भी मैं क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। अब हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट, देखिए मैंने आप सबको बताया था हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। हमें फॉर्मूला यूज करना होगा और वही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हम लोन को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के साथ, फिर लोन अगर साल के बीच में लिया है तो हम लिखेंगे मंथ्स, एंड देन डिवाइड करेंगे 12 से। ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमारा इंटरेस्ट बनता कितना है। अच्छा, ये फॉर्मूला वहां लगता है जब सवाल के अंदर आपको क्या नाम है, अल्लाह भला करे, इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया कि इंटरेस्ट ने कितना पे किया है। अगर इंटरेस्ट के बारे में बताया होगा तो फिर और वर्किंग होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं 5% वाले पे। 5% लोन जो था उसका अमाउंट कितना था, 20,000। उस पर इंटरेस्ट लगाएं 5%, और ये हमने 2016 में लिया था, तो इसका इंटरेस्ट भी पूरा पूरा आएगा। तो मुझे बताएं, 20,000 इंटू 5% कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 1,000। उसके बाद आते हैं हम 4% वाले पे। 4% वाला लोन जो था उसका अमाउंट कितना है, 60,000 है। 60,000 को मल्टीप्लाई कर दें 4% से, और ये हमने अगस्त को लिया था, और हमारा साल एंड हो रहा है मार्च 2019 को। तो अगस्त 2018 से लेके मार्च 2019 तक कितने महीने बनते हैं, 8 महीने बनते हैं। तो 8 डिवाइडेड बाय 12, बताएं कितना अमाउंट आया। जी बेटा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 8/12। बी क्विक गाइस, बताएं कितना अमाउंट आया। 1,600। हम लिख लेते हैं 1,600, और इन दोनों को टोटल कर लेंगे। तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 2,600। ये हमारा असल इंटरेस्ट है। ये हमारा असल इंटरेस्ट है। आईएएस में इतना जाएगा। अब रोमान बेटा, आपकी आपकी बात की तरफ आता हूँ। तो आईएएस में आप खाली जाके डायरेक्ट 2,600 लिखिए, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, या एमएस में क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट पे किया वो इससे एडजस्ट करते हैं। जो इंटरेस्ट पे किया है वो इसके साथ क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट जो हमने पे किया था, ऊपर जो सवाल में गिवन है, वो आपका कितना है, 2,100 है। 2,100 है। तो ये 2,100 इसमें से माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब बाकी जो इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया था, उसका अमाउंट कितना आ जाएगा, उसका अमाउंट आ जाएगा 500। तो ये 500 क्या है, ये हमारे पास अक्रूड है। 500 क्या हमारे पास अक्रूड है। तो पेपर के अंदर क्या है, आप जाके 2,600 लिखें, ये भी सही है। 2,600 लिखिए, ये भी सही है। लेकिन ज्यादातर पेपर में क्या होता है, वो लिखता है एक्सपेंस में जाके, इंटरेस्ट ऑन लोन। और वो क्या करता है, 2,100 जो हमने ट्रायल बैलेंस में पे किया था, उसके अंदर क्या कर देता है, 500 जाके ऐड कर देता है। लिखता वो 2,600 ही है, लेकिन उसके बताने का तरीका अलग होता है। तो जो आपने सवाल बताया था ना मुझे, उसमें जब हमने इंटरेस्ट फाइंड किया था रोमान बेटा, वो 4,000 था। कितना था, 4,000 था। और उसने पे किया था 3,000। तो एक तरीका ये था कि आप 4,000 डायरेक्ट लिख दो। दूसरा तरीका ये था कि हमने 3,000 पे किया है, और 4,000 हमारा बनता है, तो 1,000 अक्रूड है। तो 3,000 प्लस 1,000 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। तो वो आपके सवाल का जवाब था। आपको समझ में आई ये बात रोमान बेटा।
ठीक है। अब बाकी लोगों को समझ में आ रही है, दीपिका, तैमूर, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है इंटरेस्ट की? जी तैमूर बेटा, आप भी कुछ बताएं। आप चैट में ये लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं तैमूर बेटा, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो। तैमूर आर यू देयर? ठीक है। अच्छा, हो सकता है तैमूर बेटा तुम्हें बहुत सारी बातें नहीं समझ में आ रही हो, कोई इशू नहीं है, मैं आगे भी करा दूंगा, मसला नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, डेप्शन के ऊपर आते हैं। डेप्रिसिएशन में वो कह रहा है कि बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 2% पर एनम ऑन कॉस्ट। ठीक है। कंप्यूटर को करना है 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके। फिक्स एंड फ्लोटिंग को करना है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। एक बात याद करें, जहां लिखा हो कॉस्ट, जहां लिखा हो स्ट्रेट लाइन मेथड, वहां सिंपली एक ही फॉर्मूला यूज होता है, वो होता है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इतना याद रख लें। और जहां लिखा हो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या परसेंटेज ऑन बुक वैल्यू, वहां पे हम क्या करेंगे, जो भी उसने सवाल में कॉस्ट दी हुई है और सवाल में उसने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी उसका दिया होगा, वो माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से। ठीक है। डेप्शन का ये तरीका होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, आपका अल्लाह भला करे, बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं। अब बिल्डिंग में मसला ये होता है कि लैंड एंड बिल्डिंग वो मिला के देता है। तो हम नोट कर लेते हैं कि हमारे पास लैंड की कीमत कितनी थी, क्योंकि हम लैंड के ऊपर नहीं लगाएंगे, लिखेंगे तो हम लैंड एंड बिल्डिंग को साथ में, लेकिन लैंड पे डेप्शन नहीं लगेगी। ठीक है। बिल्डिंग पे लगेगी डेप्शन। तो बिल्डिंग पे 2% लगनी है, और 75,000 का लैंड है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास, मैं सवाल में हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से, ये हमारे पास लैंड बिल्डिंग की कॉस्ट आ रही। ठीक है। दो अकाउंट होते हैं, ख्याल कीजिएगा, ये भी लैंड बिल्डिंग का अकाउंट है, ये भी लैंड, लेकिन इसकी हेडिंग देख लें, ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये है नॉन कैश एट कॉस्ट। हमें ये वाली फिगर चाहिए। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस 1,50,000 में से हम कितना अमाउंट लेंगे, हम इसमें से लेंगे, आपका अल्लाह भला करे, 75,000 लेंगे, क्योंकि 75,000 तो लैंड का हो गया ना, सवाल में नीचे बताया हुआ है कि 1.5 लाख में से जो लैंड है वो कितने का है, 75,000 का है। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा दूं, ये रहा। ये क्यों करते हैं डेप्शन, क्योंकि बिल्डिंग पे लगेगी, और बिल्डिंग पे कितनी लगनी है, 2% लगनी है। तो हम ले लेते हैं 75,000, बाकी रह गया 75,000, क्योंकि 1.5 लाख है, उस पर लगा लें 2%। 2% लगा लें, तो 75,000 का 2% कितना आ जाएगा, 1,500। जी गाइस, 75,000 का 2% कितना आ जाएगा, 1,500। ओके। ये हमारे पास आ गई किसकी डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग की आ गई। अब आ जाते हैं हम लोग, चलें सर, इसकी डेप्शन तो हो गई। अब आ जाते हैं कंप्यूटर की तरफ आ जाते हैं। कंप्यूटर के बारे में उसने क्या लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर के बारे में उसने लिखा है कि 20% लगानी है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो ये वाला तरीका यूज होगा। तो कंप्यूटर पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले कोशिश करनी है, जो भी चीज पे डेप्शन लगाए उसको वैल्यू को रिवाइज कर लिया करें। लाइक ये हमने 8,000 पे इसमें ऐड किए थे, इसको ऐड कर देते हैं। ये बेसिकली हमने कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीदा था, और गलती से हमने इसको डेबिट करने के बजाय रिपेयर को डेबिट कर दिया था। तो ये 8,000 यहाँ से माइनस किए थे, यहाँ ऐड किए थे। तो पहले इसकी वैल्यू को रिवाइज कर लेते हैं। तो 46,000 प्लस 8,000, ये हो जाएगा आपका, अल्लाह भला करे, 54,000 हो जाएगा। ठीक है। और इस पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट, वो कितनी है, 54,000। इसमें से माइनस करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन। इसकी डेप्रिसिएशन कहाँ है, ये रही, 18,000। ये माइनस कर देंगे 18,000, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20% से। तो मुझे बता सकते हैं इसकी डेप्सिन कितनी आई, 54,000 माइनस 18,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, इसकी डेप्सिन कितनी आई, 7,200। ये 7,200 हमारे पास डेप्सिन आ गई किसकी, आपकी क्या कहते हैं, कंप्यूटर इक्विपमेंट की आ गई। अब आते हैं फर्नीचर की तरफ आ जाते हैं। फर्नीचर के बारे में उसने कहा हुआ है कि फर्नीचर पे आपने क्या करना है, 10% लगाना है। फिक्सचर एंड फिटिंग पे कितना लगाना है, 10% लगाना है। तो फिक्सचर एंड फिटिंग की कॉस्ट कितनी है हम देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है। तो फिक्सचर एंड फिटिंग को मैं जरा पहले हाईलाइट कर देता हूँ किसी और से, कलर से। चलिए जी, फिक्सचर एंड फिटिंग को मैं हाईलाइट कर देता हूँ पिंक कलर से। ये 12,000 है। ठीक है। तो हम लिख देते हैं 12,000।
और मेरे ख्याल से 10% था, तो उसका 10% निकाल लेते हैं। तो 10% बन जाएगा 1200। ये हमारे पास डेप्शन आ गई किसकी? फिक्शन फिटिंग की आ गई। यहाँ तो कोई सवाल? जी गाइस, यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये चीज आ गई, क्या नाम है? ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, इसके बारे में पहले मैंने बताया, इसमें दो एंट्रीज होती है, पहले एक कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में उसने कहा हुआ है कि ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 4000 आर इरिकवरेबल। इरिकवरेबल मीन्स ये बेड डेट है, तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे पहले, क्योंकि डायरेक्ट प्रोविजन लगाएंगे मसला हो जाएगा। तो पहले हम ट्रेड रिसीवेबल जो इरिकवरेबल उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसका सीन ये होता है कि हम इसको बाकायदा एंट्री करते हैं। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है, पहले मैं ट्रेड रिसीवेबल देख लूँ कहाँ पर है। ये रहे। ये रहे। अब 4000 रुपए की ट्रेड रिसीट हमारे क्या है? वो है बेड डेट है। तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है, बेड डेट को कर देते हैं डेबिट बाय 4000। ये हम फिर जाके लिखेंगे किसमें? आपका अल्लाह भला करे, उसमें आईएस के अंदर लिखते हैं। दूसरा स्कैम पे ये पड़ता है कि जो भी हमारे ट्रेड रिसीवेबल हैं, वो 4000 से क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब उनको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। ये जो प्लस माइनस है, जो भी डेप्रिसिएशन है और जो भी प्रोविजन फॉर प्रॉफिट है, ये हमेशा आखिर में क्या करें। क्योंकि समटाइम कुछ ट्रांजेक्शन की वजह से नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट रिवाइज हो जाती है, और बेड डेट की वजह से ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू रिवाइज हो जाती है, तो वो करना जरूरी है, वरना प्रोविजन भी गलत आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 42,000 में से 4000 माइनस कर देंगे, और इसकी रिवाइज वैल्यू निकाल भी लेंगे। तो इसकी रिवाइज वैल्यू आ जाएगी 38,000। तो 38,000 हमारे पास रिवाइज वैल्यू आ गई आपकी रिसीवेबल्स की। ये नोट डाउन कर लें, क्योंकि प्रोविजन फिर इस पे लगेगा। ठीक है, अच्छा जी। प्रोविजन फॉर डॉफर्टेड जो हमें दिया हुआ है सवाल के अंदर, वो कितना है? 3700। तो हम देख लेते हैं प्रोविजन का क्या सीन है। प्रोविजन के बारे में उसने बोला है कि आपने प्रोविजन फॉर डॉफर्टेड लगाना है, और वो उसने बोला है 5% लगाना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? ऊपर जाके टी अकाउंट बना लेते हैं। प्रोविजन के लिए हम टी अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस बीडी। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट है, तो बीडी लिखेंगे। बीडी आपके पास जो सवाल में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2100। कितना दिया हुआ है? 2100। तो हम लिख देते हैं 2100। ठीक है। और सीडी आपने कैलकुलेट करना होता है। तो हमारे जो रिसीवेबल्स हैं, वो ये रहे 38,000, और हमें लगाना है 5% इसके ऊपर। इस पे लगाएं 5%। बताएं कितना अमाउंट आया? जी गाइस, 38,000 का 5% कितना अमाउंट आया? 3,800। और 3,800 का जो आधा आएगा 1,900। ठीक है, हम लिख देते 1,900। तो ये 1,900 है, और दूसरी साइड पे 2,100 है। क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो जो भी डिफरेंस होगा वो डेबिट साइड पे आएगा, और वो होगा 200 का। ये जाएगा आईएस में। तो इसमें आप देख सकते हैं, हमारे पास ये प्रोविजन फॉर डॉफर्डेट का अकाउंट है, और आईएस डेबिट साइड पे आ रहा है। प्रोविजन डेबिट हो रहा है। प्रोविजन अगर डेबिट हो रहा हो, आईएस क्रेडिट हो रहा हो, तो ये क्या होगा? इनकम होगा, एक्सपेंस होगा? जी गाइस, ये 200 रुपये कहाँ जाएंगे? एक्सपेंस में लिखेंगे इंक्रीज इन प्रोविजन के नाम से, या इनकम में लिखेंगे डिक्रीज इन प्रोविजन के नाम से? शाबाश बेटा। हम इसको एज ए इनकम ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोविजन 2,100 से 1,900 हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसको इनकम में ट्रीट करेंगे, ठीक है। और डिक्रीज इन प्रोविजन के नाम से लिखेंगे। तो ये था हमारा एक अच्छा सवाल था। इसकी आईएस आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा, कभी कभार हमें देखना होता है ये कौन से साल का सवाल है, ये शीट भेज रहा हूँ। तो ये इसके आगे लिखा हुआ है। मतलब इसको अगर आप जरा गौर से देखेंगे, तो ये है 21, फिर लिखा हुआ है मई जून, सॉरी 21। इसके आगे लिखा हुआ है मई जून, फिर लिखा हुआ है 19। तो ये 19 बेसिकली ईयर है। तो ये 2019 का पेपर है, और मई जून, और पेपर 2-1 है। ये ओ लेवल का है, ठीक है, ओ लेवल 717110। इसी तरीके से इसके बाद एक और सवाल है, वो भी देख लीजिएगा। और वो कौन से साल का सवाल था, वो उसके आगे दिया हुआ है। अब ये सवाल जो है ना, 2018 का सवाल है। 2018 का सवाल है, मई जून, पेपर 2-2। इसकी एमएस देख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा सवाल है, ये भी आप कर लेना।
ये कब का है? 2017 का सवाल है, लिखा हुआ है मई जून, पेपर 2-1। इसके बाद चौथा सवाल है, ये भी आप कर लें। ठीक है। इसके आगे लिखा हुआ है, ये कब का है सवाल? ये 2019 अक्टूबर नवंबर, पेपर 2-1 है ये। ठीक है। तो ये शीट मैं आपको भेज रहा हूँ, इसकी आईएएस तो आप तकरीबन सबकी बना लें, जितनी बना सकते हैं आईएएस, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो इसमें 6 के करीब सवाल हैं। मैं चाहूंगा 6 के करीब जितने भी सवाल हैं, इन सब की आईएएस आप कल तक बना लें, ताकि हम एसओएफ भी डिस्कस कर सकें और ये टॉपिक हम एंड कर सकें। इसके मुश्किल सवाल मैंने ट्राई नहीं किए, वो फ्राइडे को करूंगा। यहाँ तक कोई सवाल? मैं आपको ग्रुप में एक फाइल